डॉक्यूमेंट शेयर हो गया होगा, बताइए मुझे। अरे बोल दो भाई, शेयर हो गया कि नहीं। यस सर। यस सर, प्लीज सर, शेयर हो रहा है सर नुमान। चलो, अच्छा भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये देखते जाइएगा कि ये किस तरीके से इन्होंने इसका सोल्यूशन किया है। तो इसमें अब ये ऊपर की पट्टी गायब होगी तो आगे स्टार्ट करें। हटा दो भाई। अच्छा, तो इसमें ये आया नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम क्लोज करेंगे और इसको हम एक दफ़ा और लॉगिन कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा बेटा। एक दफ़ा इसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये यहाँ ठीक है। 2010 का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करें। अरे यार, ये क्या कर रहा है? क्लोज, डू नॉट सेव। अच्छा, पेपर सेव। एक मिनट रुकिए। ठीक है, सब कलर्स नहीं आ रहे थे, कलर्स आ गए। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, अ रिपल टैंक इज़ यूज्ड, किस लिए इस्तेमाल होता है? टू स्टडी द बिहेवियर। आपको पता है रिपल टैंक में वेव्स बनती थी, तो हम क्या करते हैं रिपल टैंक में? हम वेव के बिहेवियर को जज करते हैं। बताइए, लाइट के बिहेवियर को तो जज किया ही नहीं जाता है, क्योंकि रिपल टैंक में तो पानी होता है, वाटर, साउंड भी नहीं होगी वहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं। अब देखिए, ट्रांसवर्स वेव्स इन वाटर, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो डी है, ये सही होगा। ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि वाटर वेव्स जो होती हैं वो होती है ट्रांसवर्स हैं, तो उनके बिहेवियर को ही हम जज करते हैं किसमें? रिपल टैंक। अच्छा, द पोर्शन वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। अगला क्या कह रहे हैं कि वो पोर्शन, वो टुकड़ा या वो हिस्सा जहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्टैंडिंग वेव्स इज मैक्सिमम। अब देखिए, यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही है स्टैंडिंग वेव्स। ये स्टैंडिंग आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना? तो इसको आपने करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक अलग से वेव्स हुआ करती थी। ये चूँकि पेपर पुराना है, लिहाजा इसमें ये स्टैंडिंग वेव्स का टॉपिक पहले इंक्लूड था, अब नहीं है। तो आप इसको कह सकते हैं द पोर्शन वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज मैक्सिमम। वो पॉइंट या वो पोर्शन, स्टैंडिंग वेव मत कहें, खाली वेव कह लें, वो पोर्शन जिसमें किसी वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, उस पोर्शन को क्या कहेंगे? मतलब देखो, ये एक वेव बनाई मैंने, ये वो वेव जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो? मैक्सिमम हो। अब बताइए, एम्पलीट्यूड यहाँ पर भी मैक्सिमम हो सकता है और
यहाँ पर भी मैक्सिमम हो सकता है एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ना। तो बताइए वो पोर्शन जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपके पास, ये कहलाएगा क्रस्ट, और ये क्या कहलाएगा, ट्रफ। लेकिन मामला ये है कि आप अगर यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ये जो है हिस्सा पॉजिटिव होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ट्रफ कहलाएगा, और पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या कहलाएगा, क्रस्ट। तो अगर ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मैक्सिमम लिखा होता तो इसका आंसर क्या होता, क्रस्ट होता। लेकिन अभी चूंकि क्वेश्चन ही आपके कोर्स में नहीं है, लिहाजा इसको जाने दीजिएगा। आगे चलें। द वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, एक ऐसी वेव जो कि प्रोड्यूस हो किस चीज़ से, भाई जब कोई बॉडी वाइब्रेट हो रही होती है तो जो वेव प्रोड्यूस होती है आप जानते हैं वो कौन सी वेव होती है, वो वेव कहलाएगी आपके पास कौन सी, देखिए मैग्नेटिक तो नहीं कहलाएगी। मैग्नेटिक वेव्स उमूमन दो तरीके से प्रोड्यूस होती है, या तो ये थ्रू मैग्नेट से प्रोड्यूस होगी, मैग्नेट, और या फिर मैग्नेटिक वेव्स करंट कैरिंग कंडक्टर से प्रोड्यूस होगी, कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर एक ऐसा कंडक्टर है जो कि करंट को कैरी कर रहा है, तो फिर जो वेव्स प्रोड्यूस होगी उन वेव्स को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक। ट्रांसवर्स वेव्स वाटर, पानी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वाटर में प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि वो ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स भी वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये भी वाइब्रेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो आपके पास अलहदा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो भी, देखिए ये जो मैग्नेटिक वेव्स हैं ये मैग्नेट से, और करंट कैरिंग कंडक्टर से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसके ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ए भी हो सकता है बी। अब अगर मैं बेस्ट निकालने के लिए जाऊं कि ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा, तो बताओ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेशन उमूमन साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है। अब कहते हैं ना कि वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स बाय नेचर क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो कौन सा होगा, वो कौन सा लिखेंगे आप, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, और साउंड वेव्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लिहाजा आप लॉन्गिट्यूडनल ऑप्शन मार्क करेंगे इसमें। अगला देखें भाई, वॉर ऑन अर्थ इज वेरी, ये तो आप इससे पहले भी देख चुके हैं कि वॉर ऑन अर्थ जो है वो एक नॉइसी अफेयर होता है। जब ज़मीन पे जंग होती है तो बड़े धमाके होते हैं और सब कुछ, बट अगर यही वॉर कहाँ पे हो रही है, स्पेस में, तो बहुत क्वाइट होती है, बहुत खामोश होती है। क्यों, क्योंकि साउंड वेव्स आर ब्लॉक्ड बाय प्लैनेट्स इन स्पेस। भाई प्लैनेट से ब्लॉक तो नहीं हो रही होती ना। साउंड वेव्स लूज एनर्जी, ये भी नहीं होगा। कैन नॉट ट्रैवल, बताइए साउंड वेव्स जो हैं वो स्पेस के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपके पास क्या होगा, बेस्ट होगा, तो बी, क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, या साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस, या ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस। तो ये आंसर इसका बी होगा। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर है, कौन सा, अब इसको ज़रा समझना, हम स्फेरिकल पढ़ते आए हैं, लेकिन अगर मेरे पास मिरर कौन सा हो, प्लेन स्ट्रेट ऐसा मिरर हो, ये कौन सा मिरर है जो आपके घरों में होता है, नॉर्मल प्लेन मिरर, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, जो आपकी अलमारी में लगा हुआ होता है, बहुत बड़ा सा मिरर, ठीक है ना। इसमें अगर आप यहाँ पे खड़े हैं सामने, तो आप यहाँ पर मिरर के अंदर भी आप इधर ही खड़े नज़र आएंगे। आप दूर यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पर आप क्या होगा, इसके पीछे चले जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि आप मिरर के कहीं पर भी खड़े हो, क्या आपकी इमेज इन्वर्टेड होगी? इन्वर्टेड इमेज आपको कभी भी नहीं मिलेगी, आपको इमेज कभी भी इन्वर्टेड नहीं मिलेगी। आपको हमेशा इमेज कैसी मिल रही होगी, सेम साइज के ऊपर इरेक्ट इमेज मिल रही है। तो बताइए, चूंकि इमेज हमेशा सीधी रहती है, इरेक्ट रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज हमेशा क्या होगी, वर्चुअल होगी, नॉन रियल या वर्चुअल इमेज रहेगी। तो बताइए इमेज क्या प्लेन मिरर में रियल, यानी कि क्या इन्वर्टेड इमेज मिल रही होती है? नहीं। क्या बताते खुद देखने में प्लेन में इन्वर्टेड होती है? नहीं। क्या प्लेन में रियल और इन्वर्टेड होती है? नहीं। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यस। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या मिल रहा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑप्शन।
ठीक है मेरा बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना लाइट अकर्स इन ऑप्टिकल। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसके अंदर लाइट का कौन सा फिनोमेना, तो आप जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, TIR, जिसमें रेस टकरा के इफ द एंगल इज मोर देन देयर क्रिटिकल एंगल देन लाइट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द फाइबर। रिफ्रैक्शन नहीं होता। अगर मैं सोचूं कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कितना है, तो बेंडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपके पास अपरेंट एंड रियल डेप्थ के लिए आपके पास यूज होता है, या ऑप्टिकल इल्यूशन जो होता है रिफ्रैक्शन के लिए, वो जो मिराज कहलाता है, माइरेज जो होता है, उसके अंदर आपको क्या मिल रहा होता है, यही आपको ऑप्टिकल इल्यूशन मिलता है। डायफ्रैक्शन जो होता है वो बेंडिंग होती है। इंटरफेरेंस आपने पढ़ा नहीं है, तो ये सारे रॉन्ग होंगे। आंसर क्या है इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला देखें 7th, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखूँ, ऑब्जेक्ट को मैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ, जबकि ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी हाइट कितनी है, 5। इन फ्रंट कॉनकेव मिरर पे मैं कहाँ रखूँ उसे, टू गेट 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, कि उसके मुझे जो इमेज मिल रही हो वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। अब देखो मैग्निफिकेशन जो इसमें दी गई है वो कितनी है, 3 टाइम्स है, तो मैग्निफिकेशन 3 हुई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, P/Q। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अगर मैं देखूँ तो P जो है वो किसके बराबर हुआ, 3Q के बराबर, ठीक है ना। पहले ये फॉर्मूला हमने मैग्निफिकेशन। अब ये बताइए कि ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। Where should an object of 5 centimeter height be placed in front of a 3 times magnified? Placed in front of a concave mirror. अच्छा अब देखो ये चीज़ तो आ गई। असल में इनको ना एक इंफॉर्मेशन और देनी चाहिए थी जो कि इन्होंने दी नहीं है। चलो करके देखते हैं इसे। अगला जो होगा सॉल्यूशन जो हम करने के लिए जाएंगे, 1/P + 1/Q इज इक्वल्स टू 1/F, ठीक है। अब 1/P जो है वो 3Q के बराबर है, P जो है वो 3Q के बराबर है, तो मैं P की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3Q + 1/Q इज इक्वल्स टू 1/F। अब मामला ये है कि अगर मैं यहाँ से Q निकालता हूँ तो Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ F आएगी, और F का मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इन्होंने यहाँ पे दी ही नहीं है, फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन नहीं है। यहाँ पे फोकल लेंथ मिसिंग है, क्योंकि देखें ना अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ एलसीएम, मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, एलसीएम आया मेरे पास 3Q, 3Q से 3Q कैंसिल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, Q से Q कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया 3 1 3, ये आया 1/F के बराबर। तो 3 + 1 किसके बराबर आया, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4 डिवाइडेड बाय ये क्या है 3Q इज इक्वल्स टू 1/F। तो जब आप इसे पलटेंगे तो Q जो होगा वो इक्वल Q ऊपर आ जाएगा और F ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4F/3। ये आ गई किस चीज़ की वैल्यू, Q की। अब यहाँ पे बताइए 4F/3 का मतलब ये हो गया कि मुझे इस क्वेश्चन में भी इस वैल्यू के अंदर अगर मैं Q की वैल्यू निकालने के लिए जाऊँगा या P की वैल्यू निकालने के लिए जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं पता लग सकेगी कि क्या आ रही है। लिहाजा ये चीज़ तो कंफर्म है कि फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखा जाएगा, लेकिन वैल्यूज़ जो दी हुई हैं उनके रिलेटिवली निकालना मेरे लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो F मिसिंग है, F जो है वो मिसिंग है। अगर यहाँ पे F होता तो मैं ये डाल के क्या चीज़ कैलकुलेट कर लेता, F, समझ रहे हैं। लेकिन चूँकि नहीं है लिहाजा अभी हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। F अब बताइए अगर मैं F की वैल्यू प्लेस करता तो मुझे Q पता लग जाता, और Q की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस करता तो मुझे क्या पता चल जाता, P। तो इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसका सोल्यूशन जो है वो अभी फ़िलहाल रोक दीजिएगा। अगला देखें, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ तो क्या हो, देखिएगा
कह रहे हैं ये कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूँ टू गेट मैग्नीफाइड एंड डायरेक्ट इमेज। अब कह रहे हैं कि कहाँ पे रखो कि डायरेक्ट भी हो और मैग्नीफाई भी हो। बताइए, फोकस से पहले तमाम इमेजेस क्या बनती हैं रियल, ऑफ फोकस से पहले, और विद इन द फोकल, फोकल के बाद, फोकस के बाद जो होंगी वो तमाम इमेज जो होंगी वो क्या बनेगी, इरेक्ट यानी कि वर्चुअल। यहाँ पे तमाम इससे पहले क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और यहाँ पे क्या बनेगी, वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, इरेक्ट बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि एफ और पी के दरमियान में अगर मैं रख रहा हूँ तो आपके पास जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए, बियॉन्ड टू एफ गलत हो जाएगा, एट एफ, ये बियॉन्ड, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के दरमियान में होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमें सही। तो बियॉन्ड टू एफ भी गलत, बिटवीन भी गलत, और बिटवीन एफ एंड टू एफ भी गलत। क्या होगा ये, बिटवीन एफ एंड पी यानी कि विद इन फोकल लेंथ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये तमाम इलेक्ट्रोस्कोप के यूजेस बता रहे हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या हो गया, वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तमाम कामों के लिए गोल्ड लीफ, अब गोल्ड लीफ याद करें किस किस के लिए इस्तेमाल होता था। पहले तो ये मालूम करने के लिए कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर, कंडक्टर है या इंसुलेटर, ये हम फाइंड आउट करते थे किस में, गोल्ड लीफ के थ्रू। अब आपको शायद थोड़ा बहुत याद हो कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो कंडक्टर होता था या इंसुलेटर, ये हम मालूम किया करते थे। दूसरा, हम चार्ज्ड बॉडी है या अनचार्ज है, हम ये मालूम करते थे कि बॉडी जो है वो चार्ज्ड है कि अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड। और तीसरा मालूम करते थे नेचर ऑफ चार्ज, कि चार्ज की नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तीन काम किया करते थे। ये तीन जो हैं ये आपके पास ऑप्शंस होते थे किसके लिए, कि आप नेचर फाइंड आउट कर लिया करते थे, या चार्ज अनचार्ज मालूम करते थे, या कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर फाइंड आउट किया। अब ये बताइए, डिटेक्ट द हीट ऑफ एटमॉस्फेयर। ओ भाई, हीट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो गया, समझ में आ गया। डिस्टिंग्विश, फर्क क्या करते थे बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल का मतलब क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क करना। यकीनन बात समझ में आती है। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज की मौजूदगी को मालूम किया करते थे, ये भी चीज़ ठीक है कि चार्ज है या नहीं। एंड डिटेक्ट द काइंड ऑफ चार्ज, यानी कि नेचर ऑफ चार्ज, के कौन सा चार्ज प्रेजेंट कर रहा है, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ, हीट वाला गलत हुआ। अब बताइए, हीट एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट करने के लिए जो होगा वो आपके पास कोई ऐसा या थर्मल सेंसर होगा। अब हीट ऑफ एटमॉस्फेयर जो होगा वो गालबन थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाएगा, और क्लिनिकल जो होता है वो बॉडी की हीट को मेजर करने के लिए होगा। तो इससे आपको पता लगता है। अच्छा भाई, अब ये 10th देखिए, इसमें कह रहे हैं आपको, देखिए बेटा, इसमें कह रहे हैं आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, सही कौन सा है फॉर द गिवन स्फीयर। अब ये बताइए कि ये स्फीयर क्या शो कर रहा है कि दो P और Q स्फीयर है। P जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि इसमें लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एंड अप हो रही है, ख़त्म हो रही है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तो आप ये बताइए कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो बोथ आर पॉजिटिव गलत हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते। दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फिर वे रेस यहाँ से भी ओरिजिनेट होती है, यहाँ से भी, और फिर मिलती ही नहीं आपस में, ये होते हैं दोनों पॉजिटिव। अच्छा, बोथ नेगेटिव, तो उसकी अलग फिगर होती है, भी नहीं है। P पॉजिटिव, Q इज़ नेगेटिव, P पॉजिटिव, Q नेगेटिव, तो ये C जो है इसका ऑप्शन वो आपको ठीक मिलेगा। जबकि P इज़ नेगेटिव, Q पॉजिटिव, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसका मतलब क्या है, रेस वहाँ से यहाँ आनी चाहिए, तो ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग। अगला देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें साथ नजर आ सके। देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज, जाहिर कर रही है, क्या जाहिर कर रही है, द करेक्ट अपीयरेंस, सही चार्ज की अपीयरेंस को शो कर रही है इन इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर।
व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज, अब ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन सी चार्ज रॉड करीब लेके आ रहा हूँ, नेगेटिवली चार्ज रॉड करीब लेके, ठीक है, ब्रॉड क्लोजर टू द मेटालिक, मेटालिक देखिए ये मेटालिक डिस्क है इसके करीब। अब तुम पहला केस देखो, तो इसके अंदर अगर मेटालिक डिस्क के करीब अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड लाई जाएगी तो कभी भी नेगेटिव चार्ज तो यहाँ रहेंगे नहीं ना, नेगेटिव तो रिपेल हो जाएंगे और पॉजिटिव आ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। समझ में आई बात? अब ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। जब सारे ऊपर पॉजिटिव आ रहे हैं तो नीचे क्या रह जाने चाहिए, प्लेट्स पे नेगेटिव रह जाने चाहिए। तो ये वाली चीज़ तो समझ में आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर पॉजिटिव आ जाए और नीचे भी पॉजिटिव रहे, ये मुमकिन नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आर, बाकी सारे रॉन्ग हो जाए। अगला क्या कह रहा है, द एनर्जी सेवर लैंप इज रेटेड, एक सेवर लैंप है जो कि रेट किया जा रहा है कितना, 24 वोल्ट वोल्टेज है इसका, और 12 वॉट इसकी क्या चीज़ है, पावर है। ये इसकी पावर हो गई, ये इसका वोल्टेज हो गया। कनेक्टेड विथ 24 वोल्ट पावर सप्लाई, जिस पावर सप्लाई से क्या कनेक्ट किया गया वो भी क्या है, 24 वोल्ट पावर सप्लाई। देन करंट पासिंग, तो उस वक्त जो करंट पास हो रहा होगा वो किसके इक्वल होगा। तो बताइए कि जब आपको फॉर्मूला दिया गया पावर का, तो पावर किसका, V इंटू आई के बराबर है। तो आपको अगर करंट आई चाहिए तो वो P अपॉन V के बराबर है। तो पावर कितनी है भाई, 24, और ये कितना है, 12। तो ये कितना आ जाएगा, 2 एम्पेयर। तो जो करंट इसमें से पास हो रहा होगा वो कितना होगा, 2 एम्पेयर। तो अगर आपके पास आंसर 2 एम्पेयर आ रहा है तो 2 एम्पेयर का मतलब क्या हो गया, क्या आंसर करेक्ट क्या होगा, 2 एम्पेयर, 0.51 और 1.5 नहीं। अ शंट रेजिस्टेंस, एक ऐसी रेजिस्टेंस जो कि शंट कहना। अब याद करो कि ये जो शंट रेजिस्टेंस थी ये हम पढ़ते थे जब आप किसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया करते थे किसी एमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर के साथ आप सीरीज, वो पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस यूज करते थे, लो रेजिस्टेंस यूज करते थे। और इस लो रेजिस्टेंस को हम क्या कहा करते थे, इसको हम कहते थे शंट, यानी रेजिस्टेंस क्या कहलाती थी, शंट कहलाती। व्हाट इज शंट? शंट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल, कैसे कनेक्ट की जा रही है, पैरेलल विद अल्हम्दुलिल्लाह, connected parallel with galvanometer. And why we are connecting it? जो huge amount of current, because it is measuring current I, जो huge amount of current galvanometer की तरफ आ रहा है वो galvanometer को burn out कर देगा, ठीक है। उसको जलने से बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू दैट लो रजिस्टर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई। गैल्वेनोमीटर की इंटरनल अपनी रेजिस्टेंस क्या हुई, हाई, और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हुई, लो होगा। तो बताइए सबका सब करंट जो होगा, मिनिमम करंट जो होगा वो आपके पास ऊपर से पास होगा, आई कम से कम, बहुत लो पास, और मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम आई जो होगा वो पास हो जाएगा कहाँ से, शंट से। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो जलने से या बर्न आउट होने से क्या होगा, सेफ रहेगा। तो अब बताइए व्हेन अ शंट, जब एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट की जाती है विद गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल के अंदर कनेक्ट की जाती है, देन इट इज कन्वर्टेड, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एमीटर। अगर ये वोल्ट मीटर होता तो यहाँ पे लिखता व्हेन अ हाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या लिखता वो, अगर एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट की जाती है गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, क्योंकि जो आपके पास वोल्ट मीटर V होता है उसमें एक गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस, ये देखिए ये इतनी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट की जा रही है, कैसे, सीरीज में। अगर मैं एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट, तो वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू कौन सा, वोल्ट मीटर। अब इसमें रेजिस्टेंस जो होती है ये हाई होती है, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज होती है एंड कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। तो ये दोनों चीज़ें ये ध्यान में रखिएगा कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगी और हाई होगी, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट होगी, लो होगी, एंड दैट इज हाउ वी आर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। जबकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एमीटर। यहाँ पे क्या चीज़ मेजर की जा रही है, यहाँ पे मेजरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, वोल्टेज, और यहाँ पे मेजरमेंट के लिए आपके पास क्या है, करंट है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, सही। आगे चलें,
अच्छा, इसमें एमीटर वोल्ट मीटर ही हो सकता था, ओमीटर रेजिस्टेंस की वजह, स्फेरोमीटर का हमें, स्फेरोमीटर जो होता है ये लेंथ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको छोड़ दें। व्हाट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कौन सी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी। अब देखो ये वर्ड जो है इफेक्टिव, ये वर्ड इक्विवेलेंट की जगह भी इस्तेमाल, ये असल में पूछ क्या रहा है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है या कंबाइन रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स इक्विवेलेंट, कंबाइन या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये तीनों क्या है, सेम है, एक जैसे। तो बताइए इसके अंदर कंबाइन ये है क्या, सबसे पहले देख लो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ कैसे कनेक्ट की गई है, पैरेलल कनेक्ट की गई है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r2 और प्लस r3। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि r1 r2 r3 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिड्यूस हो जाने का मतलब क्या है कि वो जो मिनिमम रेजिस्टेंस, कितनी है मिनिमम रेजिस्टेंस इन तीनों में, 3 है ना, आपका आंसर 3 से भी क्या आएगा, लेस आएगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अगर हम आंसर देखें तो देखिए 3 से लेस आंसर, एक ये वाला हो सकता है 3 से लेस पॉसिबल, एक ये वाला हो सकता है और एक ये दोनों नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन अब एक्चुअल है कौन सा, ये फिर अब आप सॉल्व कर लें तो आपको पता लग जाएगा। अब सॉल्व कैसे करूँगा, रेजिस्टेंस 1/r1 किसके बराबर है 3 प्लस r2 किसके बराबर है 6 प्लस r3 किसके बराबर है 6, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 3 2 6 2 1 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 1 और 1 क्या हो गया 4/6 1/r, तो r जो होगा पलटोगे इसे तो ये 6/4 हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4, यानी कि रिजल्ट r जो है वो बराबर आ जाएगा 3/2 के, जिसका आंसर क्या होगा 1.5। तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई 1.5 ओम। अब बताइए जो रेजिस्टेंस आई है, दिस रेजिस्टेंस वुड बी लेस देन द मिनिमम रेजिस्टेंस, 3 से भी कम है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो इसका वो क्या होगा, डी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सीरीज में होती है तो फिर रेजिस्टेंस R1 R2 R3 को डायरेक्टली ऐड अप करना। अगला देखें भाई, ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर है, उसमें कितने टर्न्स हैं, हैंड 100 टर्न्स, उसके कितने टर्न्स हैं 100 एंड 500 टर्न्स, एक 100 है और 500 टर्न्स इन प्राइमरी एंड, प्राइमरी में कितने हैं 100 है और सेकेंडरी में कितने हैं बेटा 500, तो ये 2 टर्न्स है प्राइमरी, तो भाई यहाँ पे बना लूँ अगर मैं 100 है ये प्राइमरी में और सेकेंडरी में कितने 500 टर्न्स, तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि ये कौन सा होगा, स्टेप अप होगा, यानी कि वोल्टेज को क्या कर रहा होगा, V जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ द वोल्टेज, अगर वोल्टेज जो है वो कितना हो, इन द प्राइमरी कॉइल इज 6 वोल्ट, जो इनपुट वोल्टेज V इन दिया जा रहा है, वोल्टेज इनपुट जो दिया जा रहा है वो कितने हो 6 वोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज 6 से ज़्यादा होना चाहिए। तो बताइए सेकेंडरी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो अब बताओ 15 भी हो सकता है 6 से ज़्यादा है, 30 भी हो सकता है, 50 45 और 60 सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये 6 वोल्ट से ज़्यादा है, स्टेप अप है। अब अगर एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, NS अपॉन NP, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, ये इसका फॉर्मूला। तो अब आप बताइए कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितने दिए गए 500, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितने दिए गए 100, इज इक्वल्स टू वोल्टेज इन सेकेंडरी मालूम करना और वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कितना दिया गया 6 वोल्ट। तो बताइए इस 0 से ये 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो VS जो होगा वो 5 6 30 वोल्ट आ जाएगा। तो बताओ भाई वोल्टेज कितने वोल्ट आ रहा है, वोल्टेज आपके पास आ रहा है 30 वोल्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 वोल्ट, 15 भी नहीं होगा, 45 भी और 60 भी नहीं होगा। अब एक चीज़ समझो, देखो अगर मैं इसको, ये रेशो मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, ये रेशो कहलाता क्या है, यानी कि हम क्या करते हैं कि रेशो ऑफ टर्न्स और रेशो ऑफ वोल्टेजेस आपस में हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे भाई बताइए, अगर मैं इसका रेशो देखता हूँ तो 100 से 500 अगर रेशो में मार्क करता हूँ तो आपके पास कितना आएगा,
यानी कि 100 का 500 ये कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 5 टाइम्स है तो वोल्टेज भी कितने टाइम्स होगा? 5 टाइम्स होगा। यानी कि 6 का 5 टाइम्स कितना होगा? 30। और आंसर भी कितना आ रहा है आपके पास? 30 वोल्ट। ठीक है ना? तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन के इक्वल होता था, ऐसे ही ये नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेजेस का रेशो जो होगा वो भी आपस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगला देखें भाई, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड अप ऑफ आयरन। देखिए ये जो कोर है ये किस चीज़ से बनी हुई है? आयरन की बनी हुई है। ये वाली चीज़ जो है ये एक आयरन रॉड है, ठीक है। इसके ऊपर एक वायर को लूप कर दिया गया। लूप करने का मतलब क्या है कि ये हम सॉलिनॉइड बना रहे हैं। एक वायर, एक कॉइल लिया है मैंने, ये कॉइल है और उसके अंदर मैंने मैग्नेट को प्लेस कर दिया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब मैं करंट पास करूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी। करंट पास करूंगा, ये ऊपर से ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा। समझ रहे हैं? अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे ही आएंगी। ये फ्रंट पे जा रहा है, टॉप पर ऊपर, फिर ये पीछे गया, फिर ये ऊपर आया, तो ये सारी ऊपर है। अब आप अपने राइट हैंड फिंगर की चारों उंगलियों को स्क्रीन की तरफ करें। राइट हैंड रूल के थ्रू मैं मालूम करूंगा। अभी बताइए, स्क्रीन की तरफ करेंगे तो आपकी चारों उंगलियां राइट हैंड की स्क्रीन पे नीचे से ऊपर पॉइंट कर रही होंगी। यानी कि अगर आप हाथ को अपना उल्टा रखेंगे सामने की तरफ, यानी कि आपके हाथ का बैक साइड आपके चेहरे की तरफ होगा, अगर आप नजर आ रहा है। अब आप अपनी फिंगर्स को सामने से इस कंडक्टर के पीछे की तरफ लेके जाइए, बैक साइड पर, तो आपका जो थंब होगा वो इंडिकेट कर रहा होगा इस साइड के ऊपर। थंब की डायरेक्शन जो होगी वो इस साइड पे आएगी। थंब इस साइड पे आने का मतलब क्या है कि इंडिकेट कर रहा होगा नॉर्थ पोल, और यहाँ पे कौन सा पोल होगा? साउथ। तो इसका मतलब क्या है? लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे आएंगी। सही, नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे आएंगी और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। तो अब आप बताइए कह क्या रहा है ये? कह रहा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए क्या कह रहा है, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड अप ऑफ आयरन। आयरन का बनाया गया, विच प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें से क्या चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी? बताइए कोर में कौन सी चीज़ नहीं आएगी? बताइए, क्या ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा? क्या इसके ऊपर चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे? नो, इसमें चार्जेस तो नहीं डिपॉजिट होंगे। करंट इसमें फ्लो करेगा वायर में, जिसमें इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आई ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है किसी सरफेस पे चार्जेस के डिपॉजिशन होना शुरू हो जाए और चार्जेस मूव ना कर रहे हैं। अब ये बताइए, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म यकीनन जब बंद करोगे तो खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी। चूंकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, ये भी ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? ये चारों चीज़ें होंगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिक जो होगी वो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है? ये नॉट का दे रहा है। तो नॉट के लिए क्या होगा आपके पास? करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? यानी कि ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग होंगे और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि रॉन्ग है। आगे चलिए। अच्छा, ये डीके का हमने नहीं किया है तो इसको छोड़ दीजिएगा। न्यूक्लियर, ये वो चैप्टर है जो हमने किया नहीं था। ये न्यूक्लियर फिजिक्स से चैप्टर है। बीटा पार्टिकल और मॉडरेटर न्यूक्लियर सब्सटेंस कंडक्टिविटी, वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइवेलेंट इक्विवेलेंट, ये सारे के सारे उसके दिए हुए हैं। एन टाइप एक्सेप्ट स्टोरेज मीडिया, ये आपका आईटी से है, ग्लोबल फैक्ट्री। तो यहाँ तक आपका ये वाला जो पोर्शन है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा।